बच्चों, कैसे हो आप लोग? बच्चों, हम लोग आज जो है ये वसंत भाग 3 का लास्ट चैप्टर 18 पढ़ेंगे, टोपी। तो आप लोग अपनी बुक निकाल लीजिएगा और पेंसिल भी हाथ में रखिएगा। तो हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बच्चों, टोपी चैप्टर जो है वो सृंजय, लेखक का नाम है सृंजय, उन्होंने लिखा है। ये टोपी, बेटा टोपी का नाम लेते ही आप लोगों के दिमाग में आ गया होगा कैप, जिसको हम लोग सर पे लगाते हैं। एक्चुअल में ये उसी टोपी का वर्णन है, लेकिन टोपी के माध्यम से इसमें लेखक क्या कहना चाहता है वो उस बारे में है। तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें जो है बेटा, ये कथा जो है ये राजा और प्रजा के बीच का जो संबंध है उसके बारे में ज्ञान करवाती है। राजा, जब राजतंत्र हुआ करता था बेटा, पर अपने देश में क्या है अभी? प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र मतलब प्रजा का शासन, लोगों का शासन, डेमोक्रेसी है। लेकिन पहले क्या होता था बेटा? राजतंत्र हुआ करता था। राजतंत्र मतलब राजा का शासन, एक राजा ही राज्य करता था और सबको उसकी बात माननी पड़ती पड़ती थी। तो उसके बारे में ये बताया गया है कि राजतंत्र तथा प्रजातंत्र। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि राजतंत्र क्या होता है, जिसमें एक राजा ही शासक होता है, राजा ही शासन करता है, हर व्यक्ति को उसी की बात माननी पड़ती है। और प्रजातंत्र मतलब बच्चों प्रजा का शासन है, प्रजा जो है वो अपने राजा को चुनती है, ठीक है। तो उसमें प्रजा शासन करती है। के बीच अंतर को, मतलब राजतंत्र तथा प्रजातंत्र के बीच अंतर को समझने में यह कहानी बहुत ही सहायक सिद्ध होती है। इस कहानी में बच्चों एक नन्ही सी गौरैया के माध्यम से लेखक संपूर्ण मानव जाति को कर्तव्यनिष्ठ होने के लिए प्रेरित करता है। एक छोटी सी गौरैया, स्पैरो बेटा है, वो जो है बच्चों लोगों को, पूरी मानव जाति जो मनुष्य है उसको कैसे अपने कर्तव्य पे अडिग रहने की बात वो बताती है। कि किस तरह से वो ये बताती है बेटा हमको, ये उसमें से गौरैया के, इसमें जो गौरैया का चरित्र है उसके चरित्र को बेटा, उसके चरित्र से हमें बहुत ही उत्साहपूर्वक काम करने की प्रेरणा मिलती है। क्योंकि उसमें जो गौरैया का चरित्र है वो पूरी निष्ठा और परिश्रम से इस कहानी में काम करता है। उसका कहना यह है कि यदि काम पूरी निष्ठा और ईमानदारी और परिश्रम से किया जाए तो सफलता निश्चित ही मिलती है। और काम के पूरा होने में जो भी बाधाएं हमारे सामने आती हैं, हमें उससे घबराना नहीं चाहिए। इस कहानी को पढ़ के बच्चों आप लोगों को उसमें से ये सीख मिली है। आप लोगों को पता होना चाहिए पहले कि जो राजतंत्र होता था बेटा, राजा का शासन जिसमें होता था, उसमें क्या होता था कि पूरे देश के लोग, पूरी जो प्रजा होती थी वो राजा से डरती थी। अगर राजा थोड़ा भी अगर राजा स्ट्रिक्ट है, ईमानदारी से काम करता है, तब तो कोई बात नहीं। लेकिन ज्यादातर ऐसा होता है कि वो सभी से बेगारी में काम करवाता है। कि बड़ा साहब है, अगर किसी छोटे के पास वो जाता है तो वो उसका फ्री में काम कर देता है, उससे कोई पैसा नहीं लेता है। वह बेटा, यह शासन प्रणाली जो है वो आज की लोकतंत्र से बिल्कुल अलग है। इस कहानी में जो शासन प्रणाली बताई गई है बेटा, उसमें राजतंत्र है, लेकिन वो आज की शासन प्रणाली से बिल्कुल अलग है। क्योंकि आज क्या है बेटा? लोकतंत्र है। आज हर व्यक्ति को उसके परिश्रम का, आज के समय में क्या है बेटा, कोई फ्री में काम नहीं कर देगा। कोई व्यक्ति कोई भी काम करता है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसको उसका पारिश्रमिक दिया जाता है। जो बेगारी में लोग काम करवाते थे वो प्रथा अब समाप्त हो चुकी है। अब राजा की मनमर्जी जैसी कोई बात नहीं होती। नहीं तो पहले क्या होता था, राजा अगर पागल भी है तो प्रजा, अगर वो कितना भी अत्याचार कर रहा है तो लोगों को उसकी बात माननी पड़ती थी। इस तरह की बेटा कहानी है, तो इसको हम पढ़ेंगे। आप अपनी टेक्स्ट बुक निकाल लीजिएगा। एक थी गौरैया, गौरैया मतलब गौरैया, और एक था गौरा। गौरा का मतलब क्या हो गया बेटा? नर गौरैया होता है ना। ये जो थी गौरैया मतलब मादा गौरैया, और गौरा मतलब नर गौरैया। एक मेल था और एक फीमेल। दोनों एक दूजे के परम संगी थे।
परम संगी मतलब एक साथ वो रहते थे। जहां जाते, जब भी जाते, साथ ही जाते। जहां वो दोनों जाते थे बच्चों, गौरैया और मतलब वो गौरैया और गौरा दोनों साथ साथ जाते, साथ हंसते थे, साथ ही रोते थे, और एक साथ खाते पीते, एक साथ सोते। एक साथ बच्चों खाते पीते थे, एक ही साथ रोते, एक ही साथ हंसना, उनका एक ही साथ सोना। भिनसार होते ही खोते से निकल पड़ते दाना चुगने, और छुटपुटा होते ही खोते में आ घुसते। अब बच्चों देखो, अंडरलाइन करना आप, इसमें शब्द आया है भिनसार। भिनसार मतलब सुबह। जैसे ही सुबह होता, खोते मतलब उनका जो घोंसला रहता था, उसमें से बेटा वो दाना खाने चुगने के लिए निकल पड़ते। और छुटपुटा होते मतलब जैसे ही शाम का अंधेरा होता, 6 बजे वाला, 6 से 7 वाला टाइम अंधेरा होता, छिटपुटा मतलब अंधेरा होता, वैसे ही वो खोते में अपने आ जाते थे शाम को। थकान मिटाते और सारे दिन के देखे सुने में हिस्सेदारी बटाते। और दोनों गौरा और गौरैया बच्चों एक साथ अपनी आराम करते, अपनी थकान को मिटाते, और दिन भर में उनके साथ क्या क्या हुआ वो सारी बात वो डिस्कस करते थे। एक शाम को गौरैया बोली, आदमी को देखते हो? देखो, इसमें आया है कि जो गौरैया है बेटा, वो गौरा से कहती है कि आदमी को तुम देखते हो, कैसे रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, कितना फबता है उन पर यह कपड़ा। फबना मतलब अच्छा लगना। वो बोलती है गौरैया कि तुमने आदमी को देखा है गौरा, वो कितने अच्छे रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, और उनके ऊपर वो कितना सुंदर लगता है। तो गौरा कहता है, खाक फबता है? गौरा तपाक से बोला, कपड़ा पहन लेने के बाद तो आदमी और बदसूरत लगने लगता है। गौरा कहता है कि कुछ उसके ऊपर खाक फबता है, बिल्कुल भी कपड़ा अच्छा नहीं लगता है, कपड़ा पहनने के बाद तो और भी बदसूरत लगने लगता है। लगता है आज लटजीरा चुग गए हो, गौरैया बोल पड़ी। लटजीरा क्या होता है बच्चों? देखो पीछे इसमें मीनिंग दिया हुआ है। लटजीरा का मतलब होता है बेटा चिचड़ा, जो होता है एक पौधा होता है जिसको खा के आदमी थोड़ा सा नशे में हो जाता है। तो वो बोलती है कि लगता है कि आज तुमने लटजीरा खा गए हो। गौरैया बोल पड़ी, कपड़े पहन लेने के बाद आदमी की कुदरती खूबसूरती ढक जो जाती है। गौरा बोलता है कि कपड़े पहन लेने के बाद आदमी की जो खूबसूरती है वो ढक जाती है। अब तू ही सोच, अभी तो तेरी सुघड़ काया का एक एक कटाक्ष मेरे सामने है, रोए रोए की रंगत मेरी आंखों में चमक रही है। वो अगर तू मानुस की तरह खुद को सराफा ढक ले तो तेरी सारी खूबसूरती ओझल हो जाएगी कि नहीं। गौरा बोलता है कि अभी सुघड़ मतलब बेटा सुंदर, अभी तो तेरी जो ये सुंदर काया है, काया मतलब शरीर, वो जैसा भी है, जैसा भी कटावदार है, मेरे सामने है। तेरे रोए रोए मतलब जितनी तेरे बॉडी में सब कुछ, सब एक हर चीज मेरे आंखों के सामने मैं तुम्हें देख पाता हूँ। अगर तुम मनुष्य की तरह, अब वो बोलता है गौरा कि अगर तुम आदमियों की तरह, मनुष्यों की तरह खुद को सराफा ढक ले, सराफा मतलब बेटा जो सर पे बांधा जाता है, इस तरह से अपने आप को ढक ले तो तेरी सारी खूबसूरती मेरी आंखों से ओझल हो जाएगी। मैं तेरे बाल, तेरे सर को मैं कुछ भी देख पाऊंगा नहीं। बोलते कपड़े केवल अच्छा लगने के लिए नहीं, गौरैया बोली, मौसम की मार से बचने के लिए भी पहनता है आदमी। गौरैया बोलती है कि कपड़ा सिर्फ अच्छा लगने के लिए नहीं पहना जाता है, कि आदमी सिर्फ फैशन के लिए पहनता है, मौसम की मार से बचने के लिए भी आदमी कपड़ा पहनता है। जैसे ठंडी है तो कैसे लोग स्वेटर पहनते हैं बच्चों, गर्मी आ जाती है तो कैसे सूती कपड़े पहना जाता है। इसीलिए गौरैया कहती है कि मौसम की मार से बचने के लिए भी आदमी कपड़ा पहनता है। बच्चों टर्न योर पेज। तू समझती नहीं, गौरा हंसकर बोला। गौरा बोलता है कि तू मेरी बात समझती ही नहीं है। कपड़े पहन पहन कर जाड़ा गर्मी बरसात सहने की उनकी सकत भी जाती रही है। गौरा बोलता है बच्चों कि आदमी जो है इतना कपड़े जो लाद लेता है, ठंडी पड़ती है तो इतने स्वेटर टोपी सब पहन लेता है, तो उसकी जाड़ा गर्मी और बरसात जो सहने की शक्ति, हमारे इम्यून पावर की बात वो कर रहा है बच्चों, कि उसकी सब शक्ति चली जाती है। उसकी उनकी जो हर चीज को सहने की ताकत है बॉडी को, वो सब चला जाता है। और इस कपड़े में बड़ा लफड़ा भी है।
और गौरा बोलता है कि ये कपड़े में तो बड़ा लफड़ा है। कपड़ा पहनते ही पहनने वाले की औकात का पता चल जाता है। आदमी आदमी की हैसियत में भेद पैदा हो जाता है। कितनी बड़ी बात बच्चों गौरा ने बोला है। गौरा ये बोलता है कि आदमी जब कपड़ा पहनता है तो उसकी औकात का पता चलता है। औकात बच्चों बेटा हैसियत, स्टेटस, कि आदमी का समाज में क्या स्टेटस है। अब सभी के पास तो इतने पैसे है नहीं कि हर कोई ब्रांडेड पहनेगा, हर कोई लिवाइस का ही जैकेट पहनेगा, पूमा का ही पहनेगा, इसके स्क्रैचेस के ही शूज पहनेंगे, नहीं ना। आदमी खराब भी कपड़ा पहनता है, कम पैसे वाला भी पहनता है। तो गौरा ये कहता है कि कम से कम कोई कपड़ा नहीं पहना है तो हर लोग बराबर हैं, लेकिन कपड़ा पहन लेने से आदमी की औकात पता चल जाती है। फिर भी आदमी कपड़ा पहनने से बाज नहीं आता है। गौरैया बोली, नित नए नए लिबास सिलवाता रहता है। गौरैया बोली कि उसकी हैसियत का पता चल जाता है, फिर भी आदमी जो है कपड़ा पहनने से बाज नहीं आता। वो मानता नहीं, कपड़ा तो पहनता ही है और रोज नए नए लिबास मतलब पोशाक वो सिलवाता रहता है। यह निरा पोंगापन है। गौरा बोला मतलब पोंगापन मतलब बेकार की, पागलपंथी वाली बात है। ये बहुत बेकार की बात है। आदमी तो लिबास से फकत लाज ही नहीं ढकता, हाथ पैर जो चलने फिरने काम करने के वास्ते हैं उन्हें भी सॉरी बच्चों, उन्हें भी दस्ताने और मोजे से ढक लेता है। गौरा बोलता है बच्चों कि आदमी जो है सिर्फ लिबास मतलब अपने पोशाक से सिर्फ लाज ही नहीं ढकता है, बल्कि हाथ पैर जो चलने वाले काम करने के वास्ते हैं उन्हें दस्ताने और मोजे से ढक लेता है। क्योंकि पंजे में आदमी, पैरों में बच्चों सॉक्स पहन लेता है, हाथ में भी मोजे पहन लेता है, सिर पर लटे हैं उन्हें भी टोपी से ढक देता है। लटे मतलब बाल, जो सिर पे बाल है उन्हें भी वो जो है टोपी से ढक लेता है। अपन तो नंगे ही भले हैं। गौरा कहता है कि हम तो नंगे ही भले हैं, हमें कपड़े पहनने की कोई जरूरत नहीं है। बच्चों जस्ट ए मिनट। वो कहता है कि हमें कपड़े पहनने की कोई जरूरत नहीं है। उनके सिर पर टोपी कितनी अच्छी लगती है। गौरैया बोली, मेरा भी मन टोपी पहनने का करता है। गौरैया बोलती है कि मैंने तो देखा है गौरा, वो लोग टोपी पहनते हैं, आदमी लोग तो कितने अच्छे लगते हैं, मेरा भी टोपी पहनने का बहुत मन कर रहा है। टोपी तू पाएगी कहाँ से? गौरा बोलता है कि तेरा टोपी पहनने का मन है तो तू टोपी पाएगी कहाँ से? टोपी तो आदमियों का राजा पहनता है, जानती है। वो बोलता है कि टोपी तो आदमियों का राजा, जो आदमियों का राजा बेटा, जो राजा होता है उसके सर पे कैसा ताज होता है ना, वो ताज कैसे होता है, जो राजा होता है किस तरह से अपने सर पे वो पहन के बैठा रहता है। तो वही वो बोलता है कि टोपी तो आदमियों का राजा पहनता है, जानती है एक टोपी के लिए कितनों का टाट उलट जाता है। वो बोलता है कि एक टोपी के लिए कितनों का टाट उलट जाना बेटा, कि राजा की सिंहासन को कुर्सी पाने के लिए कितने लोगों का टाट उलट जाता है। एक वो भी बात है, और दूसरी बात यह है बच्चों कि एक टोपी के लिए, टोपी बनाने के लिए कितनों का टाट, मतलब कि जब राजा की टोपी बनती है तो कितने कारीगरों से पहले उसको बेटा कपड़े बुनकर के पास जाते हैं, फिर दर्जी के पास उसको फिर धुना, रुई लेते हैं, रुई फिर बुनकर के पास जाता है, फिर उसको धुनवाया जाता है, फिर वो कपड़ा बनता है, फिर कपड़ा जाता है टेलर के पास, और सारा काम उन लोगों को राजा की टोपी बनाने के लिए मुफ्त में ही करना पड़ता है। तो टाट उलट जाना कि उन बेचारों की तो वाट लग जाती है। राजा का काम करना मतलब उन्हें एक भी पैसे मजदूरी न मिल पाना। इसका मतलब ये है, जरा सी चूक हुई नहीं कि टोपी उछलते देर नहीं लगती। और बेटा इसका मतलब एक ये भी है कि एक टोपी के लिए कितनों का टाट उलट जाता है, जरा सी चूक हुई नहीं कि टोपी उछलते देर। टोपी उछलना मतलब इज्जत चला जाना। टोपी उछालने का मतलब है बच्चों, लोग नहीं कहते हैं कि आदमी के सिर की जो पगड़ी है वो इज्जत होता है, आदमी की समाज में उसकी मान मर्यादा होती है। कि जरा तो लोग बोलते हैं ना कि अरे आपकी टोपी उतर गई, टोपी उतर गई मतलब आपकी इज्जत चली गई।
अपनी टोपी सलामत रहे, इसी फिक्र में कितनों को टोपी पहनानी पड़ती है। लोग जो है बेटा वो ये बोलता है गौरा कि लोग अपनी टोपी को बचाने के लिए, अपनी इज्जत को बचाने के लिए और कितनों को टोपी पहनानी पड़ती है। ये क्या कहते हैं वो ऐसा बोलता, कितनों को टोपी पहनानी पड़ती है, मेरी मान तो इस चक्कर में मत ही पड़। वो बोलता है कि कितने अपने टोपी को बचाने के लिए कितने लोगों को, कितने लोगों से झूठ बोलना पड़ता है, कितने लोगों के साथ पापड़ बेलने पड़ते हैं अपनी इज्जत मान मर्यादा और अपनी कुर्सी को बचाए रखने के लिए। कई तरफ बेटा ये बात इशारा कर रही है। तो वही वो बोलता है गौरा कि मेरी मान तो इस चक्कर में मत पड़, टोपी ओपी तुझे पहनने की कहाँ से इच्छा जाग पड़ी। गौरा था तनिक समझदार, इसीलिए शक्की। गौरा थोड़ा समझदार था इसलिए शक्की भी था, जबकि गौरैया थी जिद्दी। और गौरैया बेटा वो जिद्दी थी और धुन की पक्की। और धुन मतलब अगर उसे कोई जिद उसने पकड़ ली तो उसको वो पूरा करके ही छोड़ती है। ठान लिया सो ठान लिया, बेटा ये मुहावरा है कि मतलब अपने जिद पे अड़ गई तो अड़ गई, उसको ही जीवन का लक्ष्य मान लिया और उसी बात को कि अब हम ये करके ही पूरा करेंगे, उसी बात को अपने जीवन का लक्ष्य मान लिया। कहा गया है जहां चाह वहीं राह। बेटा ये कितनी बार आप लोगों को सूखती है, जहां चाह वहीं राह, कि आपको जो आप जो करना चाहते हो, जो आप पाना चाहते हो, तो राह मतलब रास्ते खुद ब खुद निकल जाएंगे। मामूल के मुताबिक अगले दिन दोनों घूरे पे चुगने निकले। और जैसे बेटा मामूल का मतलब क्या है कि जैसे वो रोज सुबह होते दाना चुगने के लिए जाते थे, तो उसके मुताबिक अगले दिन दोनों जो है घूरे। घूरे क्या होता है बेटा, गांव में जहाँ पे कचरा फेंका जाता है वो घूर कहलाता है। मतलब जितना भी घर का सब्जी का ये वो झाड़ू का लगाते हैं, गाय भैंस के जो गोबर होते हैं वो सब जहाँ फेंका जाता है एक जगह, उसको घूरा कहा जाता है। तो वहाँ पे ढेर सारे बेटा अनाज, कितने लोग होते हैं घर में, गेहूं चोखा जो साफ करते हैं तो उसमें जो सड़े छोटे मोटे दाने होते हैं वो सब ले जाके सब लोग कचरे में, कैसे जहाँ कचरा फेंका जाता है वहां फेंक आते हैं उसको, तो घूरा। घूरे पे चुगने निकले, चुगते चुगते उसे रुई का एक फाहा मिला। और गौरैया जो थी उसको चुगते चुगते क्या मिला बेटा, रुई। कॉटन होता है ना जैसे कपास में, कैसे उसमें से रुई निकलती है, उसका एक फाहा, फाहा मतलब वही छोटा सा वो बड मिलता है। तो बोलती है मिल गया मिल गया मिल गया। गौरैया मारे खुशी के घूरे पे लौटने लगी। और उसी घूरे पे बेटा जहाँ पे वो कचरा का ढेर था वहीं पे वो लौटने लगी मारे खुशी के। अरे मिल गया मिल गया मिल गया, ऐसे क्या मिला था बेटा उसको, रुई का फाहा, वो रुई का बड। देखो वो मुंह में पिक्चर में बताया है जो गौरैया ने पकड़ा है। टर्न योर पेज बेटा। अरे क्या मिल गया रे, गौरे ने चिढ़ा कर पूछा। उसको चिढ़ा कर मतलब बहुत थोड़ा सा चिढ़ा करके, क्या मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया तू करती रहती है, क्या इस तरह से तू चिल्ला रही है, चिढ़ा करके पूछा। फिर वो बोलती है मिल गया टोपी का जुगाड़ मिल गया। अब उसको वो बोलती है कि टोपी का जुगाड़ मिल गया। गौरैया ने गौरे के सामने रुई का फाहा धर दिया, धर दिया मतलब रख दिया। गौरैया को जो रुई का फाहा मिला था बच्चों, उसने गौरे के सामने रख दिया। तेरे जैसा ही एक बावरा और था। गौरा बोला कि तेरे जैसा ही बावरा मतलब एक पागल और था। रास्ता चलते चलते उसे अचानक एक दिन पड़ा हुआ चाबुक मिल गया, और चाबुक था बड़ा उम्दा और लचकदार। वो बोलता है कि तेरे जैसा ही एक पागल था, चलते चलते उसको जो है अचानक एक चाबुक मिल गया। चाबुक बेटा आपने देखा है ना, जिससे घोड़े को और उसको मारा जाता है, हाथ में लिए रहते हो। चाबुक था बड़ा उम्दा, उम्दा मतलब बहुत कीमती था और लचकदार था। किसी घुड़सवार के हाथ से छूट कर गिर गया होगा। वो कहता है कि किसी घुड़सवार के हाथ से वो जो चाबुक था वो छूट के गिर गया होगा। चाबुक हाथ लगते ही वह बावरा चीखने लगा, और जैसे ही वो बावरा पगला जो था जिसके हाथ में ये चाबुक मिली, वो चीखने लग गया। चाबुक तो मिल गया, बाकी बचा 3 घोड़ा लगाम जीन। यही वो बोलता था, चाबुक तो मिल गया, बाकी बचा 3 घोड़ा लगाम जीन। यही वो कह के चिल्लाने लगा। उसी तरह से तू भी चिल्ला रही है मिल गया मिल गया मिल गया। अब ये तीनों तो रास्ते में पड़े मिलने से रहे। वो बोलता है कि अब ये तो तीनों रास्ते में उनको पड़े रहने से मिले। कौन बेटा, जीन लगाम घोड़ा। वो क्या बोला, चाबुक तो मिल गया, बाकी बचा 3, 3 क्या बचा बेटा, घोड़ा लगाम जीन।
तो वो बोला कि अब ये तो तीनों रास्ते में पड़े मिलने से रहे, अब ये तो मिलेंगे नहीं। सब काम धंधा छोड़ वह बावरा ताउम्र यह रटता रहा। और वो जो पागल था बेटा बावरा, पूरा काम धंधा छोड़ के पूरी जिंदगी यही रटता रहा। क्या? बाकी बचा 3 घोड़ा लगाम जीन, बाकी बचा 3 घोड़ा लगाम जीन, यही वो बात बोलता था। गौरा उसे समझाते हुए बोला, इस रुई के फाहे से लेकर टोपी तक का सफर तुझे कुछ अता पता है? गौरा बोलता है गौरैया को कि रुई का फाहा तुझे मिल गया है और टोपी बनाने तक का सब, वो तुरंत टोपी बन नहीं जाएगा, तुझे उससे पहले धुनवाना पड़ेगा, फिर बुनकर के पास जाना पड़ेगा, फिर कपड़ा बनवाना पड़ेगा, फिर दर्जी के पास जाना पड़ेगा, ढेर सारी उसमें कामें आती हैं ना। तो बोलता है कि इस रुई के फाहे से लेकर टोपी तक का सफर बहुत कठिन है, तुझे कुछ अता पता है कि इसके बीच में कितनी कठिनाइयां आएंगी? बस देखते जाओ अब कैसे बनती है टोपी। गौरैया रुई का फाहा लिए एक धुनिया के पास चली गई। अब वो बोलती है गौरैया कि तुम देखते तो जाओ कि कैसे बनती है मेरी टोपी। और वो रुई का फाहा लेकर बेटा धुनिया के पास जाती है। धुनिया जो वीवर होता, धुनता है, जो रुई को लोग बेटा गद्दा जब भरवाते हैं गाडला, तो उसको बनाने के लिए धुनिया के धुनने वाले के पास जाते हैं ना। तो वो बोलता है कि धुनिया के पास गई और बड़े मनुहार, मनुहार का मतलब क्या है बेटा? प्यार। बड़े प्यार से बोली, धुनिया भैया इस रुई के फाहे को धुन दो। वो बोलती है, धुनिया भैया इस रुई के फाहे को तुम धुन दो। धुनिया बेचारा बूढ़ा था, जाड़े का मौसम था, उसके तन पर वर्षों पुरानी तार तार हो चुकी एक मिजई पड़ी हुई थी। मिजई मतलब बेटा एक चद्दर था जो एकदम जगह जगह से फट गई थी, और वो बेचारा बूढ़ा था और ठंडी का मौसम था। उसने कहा कि ये वर्षों पुरानी बेटा, सालों साल पुरानी जो चद्दर या ब्लैंकेट वो ओढ़ता था उसके ऊपर पड़ी हुई थी। वह कांपते हुए बोला, तू जाती है कि नहीं? देखती नहीं, अभी मुझे राजा जी के लिए रजाई बनानी है। वो धुनिया बोलता है कि तू चली जा यहाँ से, तू देख नहीं रही है कि मुझे राजा जी के लिए रजाई बनानी है? एक तो यहाँ का राजा ऐसा है जो चाम का दाम चलाता है, ऊपर से तू आ गई फोकट की रुई धुनवाने। वो बोलता है कि एक तो जो यहाँ का राजा है, चाम का दाम मतलब बेटा कि चमड़ी का भी दाम निकाल लेता है वो, और ठीक से कुछ मेहनताना देता नहीं है, और ऊपर से तो फोकट मतलब मुफ्त में रुई धुनवाने के लिए आ गई मेरे पास। उर्ज न करो भैये, गौरैया बोली। उर्ज मतलब आप चिंता मत करिए जरा भी, मैं तुम्हें पूरी उजरत दूंगी। उजरत मतलब बच्चों कि वो पूरा उसका मेहनताना देगी। एक मिनट। उजरत मतलब बच्चों मेहनताना, मजदूरी, मेहनत का बदला, पारिश्रमिक। उजरत मतलब बच्चों मजदूरी। वो बोलती है कि आप जो है जरा भी परेशान मत होइए, आपको जरा भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आपकी पूरी पैसे इसके दूंगी। धुन दो भैया, आधा, उसने कहा इसे तू धुन दे भैया, आधा तू ले ले, आधा मैं ले लूंगी। देखो वो गौरैया बोलती है कि भैया अगर तू इसे धुन देगा तो तू आधा इसका ले लेना रुई जो अच्छा सा धुनेगा, और आधा मुझे दे देना। धुनियों को अपनी जिंदगी में आज तक इतनी खरी मजूरी कभी न मिली थी। अब आज तक बेटा धुनियों को किसी ने ऐसी मजदूरी नहीं दी थी। 16 आने में 8 आने मजूरी तो इसके लिए सपना थी। 16 आने में बच्चों 8 आना, 8 आना मतलब अठन्नी, 50 पैसा को अठन्नी कहा जाता था। कि आधा जो है इसने सपने में भी कभी इतना पैसा इसको किसी ने नहीं कहा था कि ये काम करवाने के बाद हम आपको इतना पैसा देंगे। बच्चों टर्न योर पेज। वह झट तैयार हो गया। वो झट से धुनिया जो है वो राजा की रजाई जो बना रहा था उसको छोड़ करके इसका रुई धुनने के लिए तैयार हो गया। घर चो उसकी ताती बज उठी। ताती मतलब बेटा जिसमें वो रुई को धुनता था, वो मशीन थी ताती। वो घर घर करके उसकी रुई को वो धुनने लगा। उसने बड़े मन से रुई धुनी और बहुत मन से उसने रुई को धुना, और बोलता है लो इसे, इसमें से आधा धुनिये ने ले लिया और आधा गौरैये ने। और वो रुई का फाहा जो था बेटा धुनने के बाद आधा धुनिया ने ले लिया रुई और आधा गौरैया को दे दिया। इससे उत्साहित
गौरा गौरैया एक कोरी के यहाँ गए और कहने लगे। फिर इससे बेटा उत्साहित हो करके दोनों गौरा और गौरैया अपनी रुई ले करके वो कहाँ गए, एक कोरी के पास गए। वो बोलती है, कोरी भैया इस धुनी रुई से सूत काट दो ना। कोरी क्या होता है बेटा, सूत को काटना, जो सूत को काटा जाता है, बुनना जो होता है बेटा, पहले सूत बनाया जाता है। आपने देखा महात्मा गांधी चरखे से वो सूत बनाते थे, रुई से सूत को बेटा काटा जाता है। जो लूम होते हैं, बड़े बड़े लूम होते हैं, वो धागे बनाते हैं ना, तो उसी तरह से ये जो है कोरी के पास जाता है और बोलता है कि तुम इसके सूत काट दो। कोरी की कमर झुकी हुई थी, उसने बदन पे धज्जी धज्जी हो चुका एक धुस्सा डाल रखा था। धुस्सा मतलब बेटा ब्लैंकेट होता है, कि उसकी कमर झुक गई थी और एकदम फटा चिथड़ा एक धुस्सा जो है ब्लैंकेट वो अपने ऊपर डाल रखा था। वह बड़ी अनिच्छा से बोला, अनिच्छा मतलब उसकी कोई इच्छा नहीं थी। वो बोलता है, तुम लोग यहाँ से भागते हो कि नहीं, देखते नहीं अभी मुझे राजा जी के अचकन के लिए सूत काटने हैं। अचकन क्या होता है बच्चों, जो कपड़ा बनाया जाता है, कपड़ा जिसका बनता है ऊपर का ओवरकोट। वो बोलता है कि तुम देखते नहीं हो, अभी मुझे राजा जी के अचकन बनाने के लिए उसके लिए सूत काटना है, मुझे फुर्सत नहीं है मुफ्त में मल्हार गाने की। वो बोलता है कि मुफ्त में मल्हार मतलब एक गीत है बेटा, गीत का टाइप है मल्हार। तो वो बोलता है कि झूठ मूठ का मुझे मुफ्त में, बेफालतू में, बिना पैसे के ये मुफ्त में मल्हार गाने की मेरी आदत नहीं है। तू यहाँ से चली जा, मुझे राजा के लिए अचकन बनाने हैं। भैया इस मुल्क में सब काम क्या राजा जी के लिए ही होता है। अब वो गौरैया अचरज से बोली, गौरैया बड़े आश्चर्य के साथ बोली कि भैया इस मुल्क मतलब बेटा मुल्क मतलब देश, इस देश में क्या सारा काम राजा जी के लिए ही होता है। क्योंकि वो पहली दुनिया के पास जाती है तो वो भी बोलता है कि मुझे राजा जी के लिए रजाई बनानी है। अब आपके पास आए हैं तो आप भी बोल रहे हो कि मुझे राजा जी के लिए अचकन बनाना है, तो क्या सारा काम राजा जी के लिए ही होता है। तो वो बोलता है, तू किस मुल्क से आई है। कोरी ने उसे भर आंख देखा। जब उसने ऐसे कहा तो कोरी ने ठीक से उसको देखा और बोला कि तू किस देश से आई है, जानती नहीं यहाँ का चलन, खट मरे बरधा बैठा खाए तुरंग। वो क्या बोलता है बेटा, बेटा देखो ये जो है ये कहावत है, लोकोक्तियाँ, एक मुहावरे होता है बेटा, एक लोकोक्ति होता है जो बड़े लोगों के द्वारा कही हुई बात होती है। वो बोलता है कि तू कौन से देश से आई है, तुझे पता नहीं है कि यहाँ खट मरे बरधा और बैठा खाए तुरंग। तुरंग मतलब बेटा घोड़ा होता है, और बरधा मतलब बैल। कि बैल जो है बेटा देखो, जब खेत को पहले जमाने में जोता जाता था तो वो बैल ही जोतता था हल के द्वारा। तो बैल, बरधा मतलब बैल, बैल को कितना खटाया जाता था, उसको बेचारे को कितनी तकलीफ होती थी खेत जोतने में। और बैठा खाए तुरंग मतलब जब उसमें जो अनाज चने बोए जाते थे, तो जब उसमें से उगता था तो घोड़ा क्या करता है, उन लोगों को बैठे बैठे खाने को ही मिलता है। तो वही वो बोलती है, कहता है कि खट मरे बरधा बैठा खाए तुरंग। यहाँ सब काम राजा जी के नाम पर और राजा जी के लिए होता है। वो बोलता है कि यहाँ सारा काम राजा जी के लिए ही होता है। राजा जी के लघुए भगुए भी तो बहुत है, लघुए भगुए मतलब उनके चमचे, राजा जी के यहाँ चमचे भी तो बहुत हैं, इसी में उनका भी काम होता है। और जो राजा के चमचे होते हैं उनका भी काम इसी में सब मुफ्त में वो लोग हम लोगों से करवाते हैं। फिर वो बोलता है, मुकरो मत भैया, हम तुम्हें माकूल मुआवजा देंगे। फिर गौरैया बोल पड़ी, गौरैया बोलती है कि भैया तुम मेरा ये जो है सूत काटने से मुकरो मत, मना मत करो, हम तुम्हें पूरा का पूरा मुआवजा देंगे, इसे काट दो, आधा तुम ले लो आधा मैं ले लूंगी। फिर वो गौरैया बोलती है कि तुम इसे आधा ले लो और आधा मैं ले लूंगी। कोरी भी तैयार हो गया, इतनी वाजिब मजूरी पर काम न करना मूर्खता होगा। वो भी तैयार हो गया और बोलता है कि इतनी खरी मजदूरी मिल रही है तो इसमें भी काम न करना मूर्खता होगी। तन्न तन्न करके उसकी तकली चरखी ताता थैया करने लगी। और उसकी जो तकली थी बेटा जिससे वो सूत बुनता था, तन्न तन्न करके वो ताता थैया बोल उठी, मतलब वो उसका सूत बुनने लगा। काफी महीन और लच्छेदार सूत काट दिए उसने जो है बेटा काफी महीन और लच्छेदार सूत को
काट दिया। कदम कदम पर मिलते कामगारों के सहयोग ने गौरैया को आगे बढ़ने पे उकसा दिया। और कदम कदम पे बेटा जो काम करने वाले लोग थे उनके सहयोग से गौरैया को आगे बढ़ने पे मजबूर कर दिया, उकसा दिया। इसके बाद वे दोनों एक बुनकर के पास गए। अब उसका रुई जो था बेटा उसका धागा बन गया, तो अब वो उसको लेकर के एक बुनकर के पास जाते, वीवर जो कपड़ा बुनता है बेटा, पास गए और इसरार करने लगे। इसरार मतलब उससे प्रार्थना करने लगे, बुनकर भैया इस कते सूत से कपड़ा बुन दो ना। वो जाके बोलती है कि बुनकर भैया इस कते सूत से, जो मैं सूत लेके आई हूँ, इससे कपड़ा बुन दो। बुनकर इन्हें अगबग होकर देखने लगा। अगबग मतलब बड़ी आश्चर्य से होकर के देखने लगा। हटते हो कि नहीं यहाँ से, देखते नहीं अभी मुझे राजा जी के लिए बागा बुनना है। वो बोलता है कि तुम यहाँ से हट जाओ, देखते नहीं हो कि मुझे राजा जी के लिए बागा बुनना है। अभी थोड़ी देर बाद ही राजा जी के करिंदे हाजिर हो जाएंगे। वो ये बोलता है कि अभी थोड़ी देर के बाद ही राजा जी के जो करिंदे हैं, करिंदे मतलब बेटा उनके जो लघुए भगुए उनके काम करने वाले सब, वो हाजिर हो जाएंगे। साव करे भाव तो बचाव करे चाकर। इतना कहकर बुनकर अपने काम में मशगूल हो गया। वो ये बोलता है कि साव करे भाव की तो बचाव करे चाकर। अब देखो, एक तो वो लोग आकर के हमसे ये भाव करे जाते हैं, भाव मोल भाव, और ये आ गई है अब, मतलब कि वो मुफ्त में अभी मुझसे चबाव बचाव, चबाव, चबाव करे चाकर। चाकर मतलब नौकर चाकर। अब ये लोग भी आ गए हैं हमसे काम करवाने के लिए। इतना कहकर बुनकर अपने काम में मशगूल हो गया। और इतना कह करके बच्चों वो अपने काम में लग गया। टर्न योर पेज। बच्चों अब ये जो है वीडियो का ये फर्स्ट पार्ट है, तो इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो वीडियो के सेकंड पार्ट में मैं आप लोग